देखिए स्टडी मटेरियल हम लोग उसमें पूरा नहीं पढ़ते। देखिए जैसे मैं मुखर्जी नगर सबसे फर्स्ट टाइम आया था तो हमारे लिए रहने का सबसे बड़ा इशू था। तो मैं 2-250 में एक नाइट के लिए स्टे किया था। मुखर्जी नगर में ही एक लॉज है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रो मेंटर में। आज हम आ चुके हैं मुखर्जी नगर में। आइए चलिए करते हैं कुछ एस्पिरेंट से बातचीत और जानते हैं आखिर कैसी चल रही है उनकी पढ़ाई, क्या क्या चैलेंजेस उन्हें फेस करनी पड़ती है अपने तैयारी के दौरान। ऐसे ही सारे डाउट क्लियर करने के लिए हम मिलेंगे कुछ एस्पिरेंट से और जानेंगे उनकी राय मुखर्जी नगर और दिल्ली के बारे में और कैसे करते हैं तैयारी। हेलो भाई। हेलो, क्या नाम है आपका? मनीष। आपका? रोशन। आप लोग कहाँ से तैयारी कर रहे हैं? हम लोग संस्कृति IAS है जी वहीं से तैयारी करते हैं। जी। संस्कृति IAS ही क्यों चुना आपने? देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि संस्कृति ही हो, हाँ लेकिन अपनी अपनी चॉइस होती है। कुछ चीज़ें मैंने देखी, वो अपना अपना एवोल्यूशन का तरीका होता है। हाँ। यहाँ पे संस्कृति दृष्टि बहुत सारे IAS क्लासेस हैं, बट संस्कृति ही क्यों, ये मैं उसमें कुछ देखा इसलिए चुना। अच्छा। क्या देखा आप पूछेंगे कि क्या देखा, जी। है ना। वहाँ पे टीचर्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं। सबसे पहली बात होती है टीचर्स। अगर टीचर अच्छे मिलेंगे तो आपको कोई भी चीज़ समझने में, जानने में, लिखने में दिक्कतें नहीं आएगी। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है टीचर। तो यहाँ पे सबसे अच्छी ब्रांड टीचर की है। ये देखकर मैंने संस्कृति ज्वाइन की। जी। कब से रह रहे हैं मुखर्जी नगर में? मैं लास्ट 2 साल से मुखर्जी नगर में रह रहा हूँ। हाँ जी। और आप? मैं भी 2 साल। आप भी 2 साल से हैं। ऐसा क्या कारण रहा जो आप अपना शहर छोड़ के दिल्ली आए तैयारी करने के लिए? देखिए जिस समय मैं अपने शहर में था, लगभग 2019 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो है मुझे लगा कि यहाँ पर जो है सोर्सेस नहीं है। उस समय जो है ये बूम नहीं हुआ था, ये इलेक्ट्रिक्स का जो है बूम नहीं हुआ था। जैसे अभी सोशल मीडिया है गया, है ना, ऑनलाइन पढ़ाई का दौर हो गया, उसमें बूम नहीं हुआ था। ये बूम हुआ आपको ये कोविड-19 में। जब कोविड-19 का दौर आया तो लोगों ने अपना विकल्प तलाशा और विकल्प के रूप में उनको इलेक्ट्रिक मीडिया मिला और इसके थ्रू ऑनलाइन पढ़ाई सबसे ज़्यादा बूम हुई। तो ये बारे में मुझे आइडिया नहीं था, उससे पहले मैं यहाँ आ चुका था। तो जब मैं यहाँ आया तो पढ़ाई के लिए माहौल था। अच्छा। उस समय ऐसा माहौल वहाँ नहीं था, इसलिए मुझे प्रेरणा मिली कि हमें जाना चाहिए। तो मैं यहाँ आया। अच्छा, जैसे कि आज के समय में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लासेस अवेलेबल हैं। सारी की सारी ऑफलाइन की फैसिलिटी आपको ऑनलाइन में मिलती है, तो आपने ऑफलाइन क्यों प्रेफर करा? ऑफलाइन प्रेफर करने का 2 कारण हैं जी। पहला कि मुझे बहुत सारी दिक्कतें आती थी समझने में, जानने में। मैं ऑनलाइन से भी समझ सकता था, ऑनलाइन भी मेंटर अवेलेबल है, लेकिन मैं समझता हूँ जब 1 to 1 मिलते हैं ना तो वो अलग होता है ना। मेरा मानना है, ये मेरा स्पेशल मानना है। किसी और का मानना हो सकता है कि वो ऑनलाइन से भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं 1 to 1 मेंटर मिल के मैं अपना क्लियर करूँ, डाउट क्लियर करूँ, सीखूं। और सबसे बड़ी बात होती है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए हमें लगता है 1 to 1 मिल के ही करना चाहिए। ऐसे इवोल्यूशन मैं तो बताइए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये सबके लिए यूनिवर्सल नहीं है। ये मेरा मानना है, ये मेरे लिए बेहतर लगा इसलिए मैं इसको चुना। किसी और के लिए कुछ और हो सकता है। एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लाइफ में डे टू डे क्या चैलेंजेस आती हैं? चैलेंजेस तो हर जगह है। हाँ। और यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए सबसे बड़ा बात है कि डेली मतलब ये रहना, डिसिप्लिन रहना किसी चीज़ को लेकर। आप अपने कार्य के प्रति कितना संवेदनशील हैं और कितने लगन से कर रहे हैं। खास करके यहाँ आकर, दिल्ली में आकर इतने दूर से रह रहे हैं, तो आपका मोटिवेशन क्या है? आप किससे मोटिवेट होते हैं? आप अपने कार्य को डेली कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसका समीक्षा करना और टीचरों से मिलते रहना ताकि आप अपने कार्य सही दिशा में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं यहाँ आने के बाद। तो यही है। अच्छा, आपको जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होता है संस्कृति IAS में, उसकी कितनी इफेक्टिवनेस होती है? देखिए स्टडी मटेरियल हम लोग उसमें पूरा नहीं पढ़ते, वो हमारे लिए सहायक के रूप में काम करता है। बाकी जो मेन सोर्स है हमारा NCERT है और 1-2 एडवांस बुक है, सारा नहीं, 1 ही 2 एडवांस बुक होती है। और जो स्टडी मटेरियल मिलती है वो सहायक है, हम नहीं कहेंगे कि सहायक नहीं है, वो सहायक है, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रेफर होता है जब हम कोई चीज़ नहीं देख पा रहे हैं, कहीं नहीं मिल पा रहा है, तो हमारे स्टडी मटेरियल में अवेलेबल होता है, तो उसको निकाल के हम आसानी से वहाँ से पढ़ सकते हैं। कुछ चीज़ें कहीं नहीं मिलती है, तो वो चीज़ें अगर हम वहाँ देखते हैं तो मिल जाती है। कभी कभी गूगल पे सर्च करने से सर्च इंजन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, तो हम चाहते हैं कि स्टडी मटेरियल से प्रेफर हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट होता है हमारे। अच्छा। एक यूपीएससी एस्पिरेंट का डेली रूटीन क्या होता है? डेली रूटीन तो ये, अगर मैं शुरुआती दौर से करें तो सुबह एक्सरसाइज करना, उठकर एक्सरसाइज वगैरह करके उसके बाद आप क्लास है तो क्लास करना, नहीं तो फिर सेल्फ स्टडी करना। खाना के लिए आप मेस ज्वाइन किए हैं तो फिर मेस से, नहीं तो फिर
आप खुद से बना रहे हैं, खुद से बनाकर फिर उसका भी टाइम मैनेज करना है। और यही सुबह से शाम तक यही मटेरियल रहता है, बस पढ़ना खाना यही करना है और तो कुछ नहीं। आप लोगों की लाइफ मुखर्जी नगर में किस तरीके से है? देखिए, मुखर्जी नगर में यहाँ पे रहना ही सबसे बड़ी बात है, और यहाँ पे सिर्फ रह के पढ़ना बड़ी बात नहीं होती है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। बिना टाइम मैनेजमेंट के आप चाहेंगे कि सब कुछ कर लें, जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती है बर्डन बढ़ते जाता है। तो उसको अगर आप शुरू से मैनेज करके रखे हैं तो आप लास्ट टाइम भी कंफर्टेबल रहेंगे। अगर आपने शुरू से मैनेज नहीं किया है तो लास्ट में आते आते आप पैनिक हो जाएंगे और फिर आपका एग्ज़ाम बेहतर नहीं जाएगा। तो मेन मोटो जो था आपका पूरा नहीं हुआ, तो फिर एक डीमोटिवेशन फील होता है कि आपने जो लक्ष्य लिया था वो पूरा नहीं हुआ। तो हमें लगता है कि शुरू से वो चीज़ें करती रहनी चाहिए, है ना। आप लोग को क्या मोटिवेटेड रखता है अपने गोल को अचीव करने के लिए? देखिए, मोटिवेशन का एक ही कारण है, मैं जो पढ़ता हूँ उसको समझता हूँ और उसके थ्रू अगर क्वेश्चंस बनती हैं तो हमें अच्छा फील होता है। हमें लगता है कि मेरी पढ़ाई सही ट्रैक पे है। अगर मैं पढ़ता हूँ, समझ में नहीं आया, 2-4 बार बाद पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आया और कुछ चीज़ क्लासेस पढ़ा दी गई और मैंने नहीं समझ पा रहा हूँ, तो डिस्ट्रैक्शन हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन होता है। लगता है कि क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ। फिर कभी कभी खुद पे सवाल होता है कि मैं कर पाऊँगा भी कि नहीं। तो ये चीज़ें आती है, ऐसे नहीं है कि ये नॉर्मल चीज़ें हैं, आती है। सब टीचर बोलते हैं कि ये नॉर्मल चीज़ है, तो मैं मानता हूँ कि नॉर्मल है, वो सही हो जाती है। फिर जैसे जैसे समझदारी बढ़ती है वो नॉर्मल हो जाता है। जी। एक महीने में आप लोग का कितना खर्चा होता है? एक महीने में औसतन 8 से 10 हज़ार रुपये तो हो जाता है। 10,000। और आपका? 10,000 हो जाता है। अच्छा, जैसे कोई भी नया एस्पिरेंट दिल्ली में आना चाहता है, उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? देखिए, कोई भी एस्पिरेंट आता है ना, तो पहले जो ज़रूरी चीज़ है रोटी कपड़ा और मकान, आज भी वो ज़रूरत ही है। सबसे पहले रहना, बिना आप पहले आएंगे तो रहेंगे ही, तो रहने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि अपना रूम फाइंड कीजिए। और कहाँ रूम ढूंढना चाहिए वो तो आपको भी पता है कहाँ ढूंढना चाहिए। मुखर्जी नगर है, बहुत सारी जगह है जहाँ सस्ते रूम भी मिलते हैं, और मुखर्जी नगर थोड़ा महंगा है, तो इससे थोड़ा सा डिस्टेंस में बहुत सारे चीज़ें हैं जहाँ सस्ते कौन कौन से एरिया हैं वो? जैसे कोई भी दिल्ली का बाहर का स्टूडेंट है, उसको यहाँ का आइडिया नहीं है, जो सबसे पहले वो आए तो क्या करे? देखिए, जैसे मैं मुखर्जी नगर सबसे फर्स्ट टाइम आया था, तो हमारे लिए रहने का सबसे बड़ा इशू था। तो मैं 2-250 में एक नाइट के लिए स्टे किया था। मुखर्जी नगर में ही एक लॉज है, तो वो 2-3 दिन के लिए आपको रख देंगे, तो 500-600 रुपये देंगे तो वो 2-3 दिन के लिए रख लेंगे। आपका जो मेन मोटो है वो कोचिंग देखना, क्लासेस देखना, कहाँ पढ़ना नहीं पढ़ना, 2-3 दिन में आप चेक कर लीजिए। उसके बाद आपको रूम ढूंढने के लिए हमें तो बहुत परेशानी हुई थी। मैं नहीं चाहता हूँ और लोगों को परेशानी हो, तो मैं बहुत ज़्यादा सर्च किया था यूट्यूब पे कि कहाँ क्या मिलेगा। तो हमें यूट्यूब से मिला था कि गोपालपुर करके कुछ था। तो मैं जब गोपालपुर गया, खोजते खोजते गोपालपुर पहुँचा, तो वहाँ सच में लगभग 3,000-2,500 तक में रूम मिला। लेकिन अभी थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ा है, तो वो 3,500-3,000 तक में मिल जाएंगे। तो एक गोपालपुर है और भी इधर में एक ढाका है ना, ये सभी जगह थोड़ी सी सस्ता रूम आपको मिल जाएगा। अच्छा, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे अगर कोई भी बच्चा पहली बार दिल्ली आना चाहता है तैयारी करने के लिए? तो मैं तो बोलूँगा पहले ग्रेजुएशन करके आए। और ग्रेजुएशन करते टाइम जो है एनसीईआरटी वगैरह अच्छे से पढ़ लें। एनसीईआरटी एक बार पढ़ लें ताकि बेसिक क्लियर हो जाता है उससे। और रहने होने का तो यहाँ आने के बाद हो ही जाता है। अगर किसी के थ्रू ही आ रहे हैं या खुद आ रहे हैं तो पहले सोर्स इसके बारे में जानकारी लेकर ही आएंगे, ऐसे तो ही आएंगे नहीं। और नहीं तो शुरुआत में अगर आ रहे हैं, कहीं नहीं समझ में आ रहा तो पीजी वगैरह बहुत उपलब्ध है, तो उसमें रह के उसके बाद धीरे धीरे आप, जैसे होता है ना कि आप ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ पे आपको कंपटीशन मिलता है। ऑनलाइन कर रहे हैं तो सिर्फ अकेले कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे 200-300 लड़के आपके साथ बैठ रहे हैं, आप टेस्ट दे रहे हैं तो उससे आपको पता चल रहा है। तो वही माहौल मिलता है ना। आप नया स्टूडेंट आ रहे हैं तो वो ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर लिए यहाँ पे आके, मान लेते हैं 1 महीने पीजी में रहा, उसके बाद क्लास दोस्त बनाया, उसी से पता चल रहा है आप कहाँ रह रहे नहीं रहे, कहाँ उनके अनुसार अनुकूल है वहीं उनके अनुसार रहेंगे। तो उनको अच्छा से यही एडवाइस देंगे कि अच्छे से पढ़ के आए और यहाँ आने के बाद बैठ के नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। दोस्तों, अगर आपके और कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके सारे क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो बने रहिए चैनल पे। धन्यवाद।